एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बंगाल। और जब मुगल साम्राज्य अपनी समाप्ति की ओर था तो उस समय कुछ राज्यों का जो है उत्थान हुआ। उनमें से एक प्रमुख राज्य है बंगाल। तो बंगाल के बारे में सबसे पहले हम गवर्नर देखेंगे, किसने इसके शुरुआत की और किस किस प्रकार के युद्ध हुए। यहीं आप देखेंगे तो प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ और इलाहाबाद की संधि हुई। देखिए, अंग्रेजों की भी इस साम्राज्य की तरफ नज़र थी, तो उन्होंने भी इस पर अधिकार करने का काफ़ी सोचा और अंग्रेजों से इनका सामना भी हुआ, जो यहाँ के बंगाल के नवाब रहे। उन्हीं में शुरुआत करते हैं मुर्शीद कुली खां से। तो ये 1700 लेके 1717 से 1727 तक बंगाल के नवाब रहे। इन्होंने ही शुरुआत करी। अब अगर आप देखेंगे तो 1700 से लेकर 1700 में औरंगजेब ने जो इनको बंगाल का दीवान बनाया था, फर्रुखसियर के समय, यानी कि उत्तराधिकारी जो हुए किसके, औरंगजेब के, उन्होंने जो है इसको सूबेदार बना दिया। और इजारेदारी प्रथा को कहा जाता है कि इन्होंने ही प्रारंभ किया था। अच्छा, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी चाहिए कि औरंगजेब ने 1700 में बंगाल का दीवान बनाया और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद इन्होंने जो है उनके उत्तराधिकारी की सुननी बंद कर दी। ठीक है, तो यही बात चलकर आगे बंगाल के उदय का बहुत बड़ा कारण बनी। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो अपनी राजधानी है वो ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। तो कई बार ये पूछा जाता है कि ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी ले जाने का श्रेय किसको जाता है। तो बंगाल के जो पहले नवाब थे मुर्शीद कुली खां को जाता है। अच्छा, बंगाल की अगर हम राजधानियों की बात करें तो सबसे पहले रही ढाका, फिर रही मुर्शिदाबाद और फिर उसके बाद रही आपकी मुंगेर। तो ये क्रम है। कभी कभी परीक्षाओं में इस तरह के क्रम भी पूछ लिए जाते हैं। अब देखेंगे सुजाउद्दीन। तो अगले जो नवाब बने सुजाउद्दीन बने। 1727 से लेकर 1739 तक ये इन्होंने नवाब का पद संभाले रखा। और कहा जाता है कि मुर्शीद कुली खां के ये दामाद थे। तो और कहा जाता है कि इन्हीं ने अलीवर्दी खां, जो बाद में युद्ध करेंगे और स्वयं को नवाब घोषित कर लेंगे, अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार इन्होंने नियुक्त किया था। तो पूछा जाता है कि अलीवर्दी खां किसके काल में बिहार का नायब सूबेदार था। तो वो थे सुजाउद्दीन। सरफराज, फिर आए सरफराज, और 1739 में सरफराज जो सुजाउद्दीन के पुत्र थे ये नवाब बने। और इन्हीं के समय गिरिया का एक युद्ध हुआ जिसमें अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बीच युद्ध हुआ और सरफराज खां इसमें जो है पराजित हुए। और अलीवर्दी खां जब विजयी हुए तो इन्होंने स्वयं को नवाब घोषित कर लिया। अब अलीवर्दी खां नवाब बनेंगे। तो अलीवर्दी खां का जो शासनकाल रहा वो 1740 से 1756 तक रहा। इन्होंने जो है सबसे पहले आते ही ये किया कि पैसे दिए 2 करोड़ के आसपास और नवाब का जो पद है उसको स्थायी बना दिया इन्होंने। और कहा जाता है कि इन्होंने मराठाओं को भी संतुष्ट किया। इन्होंने मराठाओं से संधि कर ली और उड़ीसा प्रांत को इन्होंने उन्हें सौंप दिया और 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देने का भी प्रावधान किया कि हम देते रहेंगे। इनके परिवार की अगर बात करें तो इसकी 3 पुत्रियां थीं अलीवर्दी खां की, जिनमें जो सबसे छोटी पुत्री थी उसी का पुत्र था सिराजुद्दौला। तो उसी को उत्तराधिकारी इन्होंने बनाया। और क्योंकि पुत्र तो कोई था नहीं तो बाकी की जो 2 पुत्रियां हैं वो गवर्नर वगैरह के यहाँ रहीं। तो उनके बारे में कुछ ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अब देख लेते हैं ब्लैक होल की घटना। तो ब्लैक होल की जो घटना है वो 20 जून 1756 को हुई। और इस घटना में कहा जाता है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रांसीसी और अंग्रेज़ जो हैं वो क्या कर रहे थे कि चंद्रनगर की किलेबंदी कर रहे थे। ठीक है, किलेबंदी, क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था तो वो वहाँ पहले ही लड़ रहे थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपने दुर्गों का, अपने जो भी उनकी कोठियाँ थी उसके तरफ उनको किलेबंदी करनी शुरू कर दी, ताकि अगर युद्ध हो तो वो बचे रहें, अपनी सेना को सुरक्षित रखें। इस तरीके से उनकी रणनीति थी। तो फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों किलेबंदी की शुरुआत करते हैं। अब ये बात पता चली सिराजुद्दौला को, तो सिराजुद्दौला ने बोला कि भाई इसको बंद करो। सिराजुद्दौला की बात फ्रांसीसी तो मान गए लेकिन अंग्रेज नहीं माने। तो इस तरीके से
यही जो है प्लासी के युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण बना। और आप देखेंगे 23 जून 1757 को एक युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध। इस युद्ध में आप देखेंगे तो इस युद्ध में आप देखेंगे कि क्या हुआ कि एक तरफ क्लाइव था और दूसरी तरफ जो है ये बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला को जो है उनके जो सेनापति हैं, कौन, मीर जाफ़र, उन्होंने ही धोखा दे दिया था। क्लाइव ने इसको अपनी ओर मिला लिया था। तो जिस वजह से क्या हुआ कि सेना लड़ ही नहीं पाई, तो और सिराजुद्दौला जो है इस युद्ध में पराजित हुए, जिसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का यहाँ अधिकार हो गया। इस युद्ध की डिटेल वाली जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, प्लासी का युद्ध पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आप देख लीजिए, मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। इसके बाद जब ये प्लासी का युद्ध हुआ तो उसके बाद जो नवाब बने वो थे मीर जाफ़र। आपको बताते चलूँ कि मीर जाफ़र को ये प्रलोभन दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा कि हम तुझे नवाब बनाएंगे, तो जिस कारण मीर जाफ़र ने अपने जो नवाब हैं उनसे गद्दारी की। तो मीर जाफ़र जो है 1757 से लेकर 60 तक नवाब रहा। इसी ने कहा जाता है कि कुछ समय बाद ये भी अंग्रेज़ों की चाल समझ गया था। होता क्या था कि जो अंग्रेज़ थे उनको एक पत्र मिला हुआ था जिसे बोलते हैं दस्तक। तो दस्तक का मतलब क्या है कि एक तरह का ये पेपर होता है, पेपर था उस समय, और इस पे लिखा हुआ था कि मतलब व्यापार के लिए आपको छूट मिलती है, व्यापार के लिए छूट। तो वो क्या करते थे कि अंग्रेज जो पदाधिकारी थे वो किसी और को बेच देते थे, ठीक है, और उससे पैसे ले लेते थे। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि राजस्व जो है वो आना बंद हो गया। अब राजस्व अगर नहीं आएगा तो सिंपल सी बात है कि जो वो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में शासक काम कर रहा है, उस क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। तो ये बात समझ आ गई इसको, मीर जाफ़र को। तो मीर जाफ़र कहीं ना कहीं इस बात को समझा और आप देखिए कि 3 साल तक रहा फिर, और उसको हटा दिया गया था फिर बाद में, जब वो उसने अंग्रेज़ों की बात माननी बंद कर दी। तो 1760 में देखिए इसी के समय जो क्लाइव हैं, यानी कि पहले बंगाल के जो गवर्नर हैं, वो इंग्लैंड चले जाते हैं, इंग्लैंड चले गए वो, और उनकी जगह जो है वेंसिटार्ट को गवर्नर बनाया। और गवर्नर जैसे ही वेंसिटार्ट बना, उसने वो समझ गया कि भाई मीर जाफ़र जो है हमारी बात सुनना अब कम कर दी उसने। तो मीर जाफ़र को हटाकर उसने किसको बना दिया, मीर कासिम को। अब हम मीर कासिम के बारे में पढ़ेंगे। तो मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया वेंसिटार्ट के द्वारा, और ये 1760 से लेकर 1763 तक बंगाल के नवाब के पद पर रहे। इन्होंने आंतरिक व्यापार कर से मुक्त कर दिया। इन्होंने बोला कि भाई अंग्रेज जो हैं वो उनको जो इंटरनल जो ट्रेड करते हैं वो फ्री कर देते हैं, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो कि भाई रिवेन्यू सिस्टम ये सब। और आपको पता ही है कि इसे भी प्रलोभन दिया गया होगा बंगाल के नवाब बनाने का, तो इसीलिए इसने मीर जाफ़र को छोड़ दिया था, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको और बताते चलाऊँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी लेकर आया कौन, मीर कासिम। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ढाका से मुर्शिदाबाद लेकर आया था कौन, मुर्शीद कुली खां, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर जा रहे हैं कौन, मीर कासिम। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। अच्छा, इसने क्योंकि इसको अंग्रेज़ों की चाल पता चल गई थी, तो इसने सेना का आधुनिकरण किया, थोड़ा डेवलप किया, उसे मॉडर्नाइजेशन किया। तो थोड़ी मॉडर्न हुई, तो उसे करने के लिए वो एक अधिकारी नियुक्त करता है, उसका नाम है वॉल्टर रीनहार्ड। वॉल्टर रीनहार्ड, इसे बाद में जो है समरू के नाम से जाना गया। आप लिख सकते हैं इसको बाद में समरू के नाम से, ठीक है। और 1763 में मीर कासिम के विरुद्ध जो है अंग्रेजों ने युद्ध करना शुरू कर दिया, मतलब उसको हटाना, क्योंकि मीर कासिम भी इस बात को समझ गया था कि अंग्रेज जो हैं वो दस्तक का दुरुपयोग कर रहे हैं और राजस्व देना नहीं चाहते वो लोग। अब राजस्व नहीं देंगे तो शासक को तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो ये बात जब मीर कासिम समझा तो मीर कासिम को भी इन्होंने हटा दिया। अब मीर कासिम को हटाया और किसको बनाएंगे, फिर दोबारा मीर जाफ़र को ही नवाब बना देते हैं ये। जब मीर जाफ़र को नवाब बना दिया, कब तक रहा, 1763 से 1765 तक रहा, यानी कि इलाहाबाद की संधि तक ये रहेगा। अब क्या हुआ कि बक्सर का युद्ध हुआ इसी के समय। तो याद रखिएगा कि किसके समय, इसी के समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर लिखते चलिए इन सर की पॉइंट्स को।
22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। किस किस के बीच हुआ, ये भी वीडियो है, आप देख सकते हैं डिटेल में इसको। तो एक तरफ थे हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इन्होंने किया था, हेक्टर मुनरो। और दूसरी ओर था कौन, मीर कासिम। ठीक है, तो 1764 में इसी के समय हेक्टर मुनरो और मीर कासिम प्लस उसका साथ दिया था नवाब थे, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, लिख सकते हैं आप इसको भी, सुजाउद्दौला प्लस शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय कौन है, शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह हैं। तो ये तो हो गए मुगल, और ये कौन हो गया, ये हो गया आपका अवध का नवाब। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा याद रखिएगा। मीर कासिम कौन हो गया, ये पूर्व गवर्नर है, वो पूर्व बंगाल का नवाब है। तो हेक्टर मुनरो ये इंग्लिश, और ये तीनों ने संयुक्त सेना बनाई, और संयुक्त सेना पर अंग्रेजों ने जो है धावा बोल दिया, और ये कौन हो गए, पराजित हो गए, और ये विजयी। तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि कौन थे उसमें सेना का, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, हेक्टर मुनरो ने किया था। अच्छा, क्यों मिलाया इनको, मीर कासिम ने समझा दिया था कि जो ये अंग्रेज हैं ये इस क्षेत्र को अपनी ओर हड़पना चाहते हैं, और ये जो क्षेत्र हड़प रहे हैं साथ साथ ये राजस्व देने का जो है वो मन नहीं है इन लोगों का। तो जो सुजाउद्दौला और मतलब अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय ने इसकी मदद की थी, और मीर कासिम प्लस इन तीनों की बीच में जो युद्ध हुआ उसमें हार गए। फिर एक छोटा सा शासक है, उसका नाम है नजमुद्दौला। तो नजमुद्दौला को ये अल्पवयस्क था, बहुत ही छोटा था, तो इसको नवाब बना दिया गया। अब इसको नवाब बनाया गया तो ये इतना छोटा था कि भाई शासन नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव बहुत तेज़ था, उसने छोटे बच्चे को जानबूझ के गद्दे पे बिठाया ताकि क्या हो सके कि अपने आप भी पावर उसके हाथ में रहे। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि 1765 में एक संधि हुई, 1765 में एक संधि हुई, उसको कहते हैं इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि में ये हुआ कि भाई आप जो क्षेत्र हैं वो बंगाल के जो नवाब है, बंगाल के नवाब के कुछ क्षेत्र उसने मुगल बादशाह को दिलवा दिए, और मुगल बादशाह के कुछ क्षेत्र जो थे वो नवाब को दिला दिए, और साथ में उसने बोला कि भाई अब तुम साइड हट जाओ, अब जो है शासन कौन करेंगे, अंग्रेज करेंगे, और द्वैध शासन यहाँ शुरू हुआ। तो द्वैध शासन की शुरुआत भी हुई, द्वैध शासन की शुरुआत। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, द्वैध शासन की शुरुआत हुई। समाप्त कौन करेगा इसे, तो 1772 में करेंगे वॉरेन हेस्टिंग, याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग आकर 1772 में इस द्वैध शासन को समाप्त करेंगे। और शुरुआत किसने की, ये क्लाइव करता है, क्लाइव के समय हुई थी ये, तो याद रखिएगा ये भी, रॉबर्ट क्लाइव के समय ये हुई। और ख़त्म कौन करेगा, वो करेगा आपका वॉरेन हेस्टिंग, जो है शासन को समाप्त करेगा। इलाहाबाद की संधि मैंने बताई दी आपको, तो 1765 तक ये रहा। और अगर आप देखें छोटे छोटे पॉइंट, अगर आप देखेंगे कि 1765 के बाद में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनकी जो दीवानी है वो किसको चली गई थी, अंग्रेज़ों को चली गई थी। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को प्राप्त हुई, जिससे क्या हो गया कि जो रिवेन्यू है, जो आपका राजस्व है, वो अब अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया। ठीक है, तो राजस्व अब कौन लेंगे, अंग्रेज। ठीक है, ये पावर होना, ये चेंज होना, पावर का चेंज होना इतिहास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा, और जिसके वजह से अंग्रेज़ों ने अपना शुरुआत की यहाँ। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे, और मराठा वगैरह के बारे में भी हम यहीं देखेंगे।